नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव के पहले हिंदूवादी संगठन बजरंग दल मुद्दा बन गया है। हालांकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अंतर यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनने पर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का यह बयान दिलचस्प है, क्योंकि कर्नाटक में उनकी पार्टी का प्रादेशिक शीर्ष नेतृत्व बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करता रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संगठन को प्रतिबंधित करने की बात कही थी। घोषणा पत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसी पर भी बैन लगाने की खबर नहीं आई। हालांकि बीजेपी ने बजरंग दल को बैन लगाने के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। देश भर में बीजेपी और बजरंग दल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक में सभा के दौरान कहा था कि यह वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेताओं का यह यू टर्न आखिर क्यों। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राजपाल सिंह। इनसे हम चर्चा समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी की स्थिति क्या है। संतोष गौतम जो कि कांग्रेस मीडिया के उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले वो बयान आपको सुनवाता हूं जो दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर दिया है। एक बार गौर से सुनिए। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। शुरू से कहते हैं दिग्विजय सिंह जी, बजरंग दल राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है, देशभक्त लोगों का संगठन है। समझ में नहीं आती थी। अब कर्नाटक में उनकी पार्टी ने बजरंग दल पे बैन की बात करी, परिणाम देखा, जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा, बाद में कांग्रेस को यू टर्न लेना पड़ा, अपने फैसले से पढ़ना पड़ा। उनको बताया थी मध्य प्रदेश में बजरंग दल पे बैन की बात कर दी, कांग्रेस का तो पहले ही वहां सुपड़ा साफ हो रहा है, जो थोड़ी बहुत सीटें आना है वो भी नहीं आएगी, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह की बात कहना पड़ी। सच्चाई के उनको कम से कम उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा। बजरंग दल अच्छे लोगों का संगठन है, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि देर से समझ में आया, लेकिन समझ तो आया उनको। अब ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस ने अपना जो स्टैंड था वो बदल दिया। आपको याद होगा कि जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही कही थी। और जब यह फैसला कर्नाटक में लिया गया तो सारी सेंट्रल लीडरशिप ने, यानी कि केंद्रीय नेताओं ने इसे ओन किया और इसे स्वीकारते हुए कहा कि हां, हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। बीजेपी को मौका मिला। मौका मिलते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। यह कहा गया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदू संगठन विरोधी है, यहां तक कि वो भगवान विरोधी है, हनुमान विरोधी है, बजरंग बली विरोधी है। और आपने सभाओं में, राजनीतिक सभाओं में आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो, या तमाम लोगों बजरंग बली के नारे लगाते हुए देखा। एक समय तो लगा कि कांग्रेस से गलती हो गई। तमाम कांग्रेस के नेताओं का यह कहना था कि यार, ये घोषणा पत्र में डालने की जरूरत क्या थी। तो क्या उसी बात से सबक लिया गया? चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ संतोष गौतम है, कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष जी, एक बार मैं सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आपने एक स्टैंड लिया कर्नाटक में, आपने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की और कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सारे लोग इस बात पर अड़े रहे, जमे रहे, एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए। अचानक ऐसा क्या लगा? क्या आपको यह लगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चला जा रहा है? कमलनाथ भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं,
वो भी बागेश्वर की कथा करा रहे हैं, वो भी प्रदीप शास्त्री की कथा करा रहे हैं, वो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। इसलिए वो कोई भी मौका ऐसा नहीं देना चाहते जिस पर बीजेपी आक्रामक हो। क्या ये मान लिया जाए? इसलिए उस गलती को सुधारते हुए आज क्लैरिफाई किया है दिग्विजय सिंह ने, जिसमें कहा है कि हम बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे, हां लेकिन गुंडे तत्वों पर नजर रखेंगे। देखिए मनोज भाई, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हर राज्य के चुनावी मुद्दे अलग होते हैं, हर जगह की गतिविधियां विभिन्न दलों की, विभिन्न संगठनों की अलग होती है। तो कर्नाटक में ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि वहां पर ऐसी बात कहनी पड़ेगी कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, इसलिए कर्नाटक में ये बात कही गई। और अंत में एक चीज तो ये साफ है कि बजरंग दल कोई बजरंग बली का प्रतिनिधि नहीं है, ये कोई बजरंग बली के अवतारी लोग नहीं है, ये लोग एक संगठन मात्र है जो कि बजरंग बली के नाम से अपनी चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। इसलिए ये मान लेना कि कोई बजरंग बली का आदर्शों को मानते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा है। लेकिन कर्नाटक में जनता ने ये सिखा दिया कि बजरंग दल बजरंग बली के प्रतिनिधि नहीं है, और बजरंग बली ने वहां पर सबक सिखाया बजरंग बली के नाम पर राजनीति करने वालों को। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बजरंग दल की जब गतिविधियां यहाँ भी इस तरह की होंगी कि लगेगा कांग्रेस को कि हाँ यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, तो कांग्रेस आपराधिक गतिविधियों के हिसाब से व्यक्तिवार कार्रवाई करेगी। संगठन पर प्रतिबंध लगाने जैसी यहाँ कोई बात नहीं है, दिग्विजय सिंह जी ने कहा। राजपाल जी, आप क्या कहेंगे? राजपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजपाल जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, राजपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो संतोष गौतम साहब हैं, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ही रणनीति बनाई जाती है और उसी रणनीति के हिसाब से चुनावों में चला जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा हम माने संतोष भाई कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी हिंदुत्व में उतना ही भरोसा रखते हैं जितना कि बीजेपी रखती है। यह संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजपाल जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? राजपाल जी को आवाज नहीं जा रही है, हम उनके पास आएंगे। संतोष जी, तो यह मान लिया जाए कि हनुमान भक्त कमलनाथ बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके सामने डटकर खड़े हुए हैं, और अक्सर ये देखा गया है विधानसभा चुनाव होते हैं तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम होता है, कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये हिंदू विरोधी है। लगता है इस चुनाव में हो नहीं पाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की लाख कोशिशें करेगी, हम ये मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गिनाने को कुछ नहीं है। 18 साल के जंगल राज के बारे में उपलब्धियां तो गिना नहीं सकते, उनको घोटाले गिनाने पड़ेंगे, घोटाले वो गिनाएंगे नहीं। राशन घोटाला है, कैंटीन घोटाला, नर्मदा सदन में लाइन से घोटाले गिना सकता हूँ, पूरी बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है, तो कोशिश करेंगे हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन कांग्रेस इनके ट्रैप में फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस बताएगी कि मध्य प्रदेश की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, और कांग्रेस आएगी सत्ता में तो ये चीजें लागू करेगी। तो हम लोग इनके ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। और जहां हिंदुत्व और हिंदुत्व के पालन की बात है, तो हम लोग कोई चुनावी हिंदू नहीं जैसा कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदू है, जो कि पूजा पाठ से लेकर हर चीज का प्रदर्शन केवल इसलिए करती है कि उनको चुनावी फायदा मिल सके। तो हम भारतीय जनता पार्टी जैसे वो लोग नहीं है जो महाकाल के नाम पर पैसा खा जाए। 50% कमीशन की तो ये सरकार चली रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन महाकाल में जो सप्तऋषि की मूर्तियां बनी थी उसमें 80% कमीशन खाया गया, और ये 80% कमीशन उस बड़ी मछली के जेब में गया जिसके बारे में जिक्र किया था लक्ष्मीकांत शर्मा ने, उनके आरोपी थे, इनके मंत्री, पूर्व मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया था कि सारा पैसा बड़ी मछली की जेब में जा रहा है। तो कांग्रेस की सत्ता आएगी तो उस बड़ी मछली के जेब में से महाकाल का पैसा जरूर निकालेगी, जिस बड़ी मछली ने महाकाल के नाम पर घोटाला किया है। राजपाल जी, जवाब। देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दे को सेट करने की कोशिश करे। भ्रष्टाचार के मुद्दे को सेट करने का प्रयास करा, उसमें औंधे मुंह गिरे, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, और एफआईआर भी क्या हो गई, प्रियंका गांधी के खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्जी ठेकेदारों के एक संगठन से एक पत्र जारी करवा के, और वो ना तो व्यक्ति ना कोई संगठन, और एक पत्र जो है ट्वीट पे डालने का काम किया। वो हमने सबने देखा कि मध्य प्रदेश में क्रिमिनल एक्ट करने का काम कांग्रेस ने किया, एक क्राइम करने का काम किया, और आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का काम हुआ।
अब उसके बाद में फिर ये कमलनाथ जी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में 82% जनसंख्या हिंदुओं की है, तो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलने की क्या हो सकता है? हिंदू राष्ट्र तो है ही सही। तत्काल पलट के जो है दिग्विजय सिंह जी इसके बयान के उत्तर में क्या बोलते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस के अंदर कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह का झगड़ा चल रहा है, ये इस मुद्दे पर सतह पर आने का काम हुआ है। 3 महीने पहले दिग्विजय सिंह जी कर्नाटक के चुनाव में बोलते हैं कि बजरंग दल के लोग अफीम बेचते हैं, गांजे की तस्करी करते हैं, और आज बोलते हैं कि बजरंग दल में लोग अच्छे हैं। तो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और रंग भी ऐसा बदल रहे हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए रंग बदलने में। ऐसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जिस प्रकार से रंग बदल रहे हैं, कंफ्यूज है, सतही तौर पर इनके झगड़े सामने आ रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कंफ्यूज है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता कंफ्यूज है, नीचे कार्यकर्ता को समझ नहीं आ रहा है कि करना उनको क्या है। अब ये कभी तो बागेश्वर भगवान के शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ घूमते हैं, तो कभी ये हनुमान जी की जय जयकार करते हैं, तो कभी ये महाकाल मंदिर जाकर चुनावी मौसम में पहले भगवान को आरती देने के बजाय खुद आरती लेने का काम करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इनको किसी भी बात से, इनको सिर्फ राजनीति करना है और चुनाव के समय में हिंदुओं के वोट की फसल को काटने का प्रयास करना है, और उसी दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो जनता इनके चरित्र को समझ चुकी कि ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के चरित्र को कांग्रेस जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश वैसे संतोष जी, एक बात तो राज्यपाल जी सही कह रहे हैं, या तो कर्नाटक में आपने जो डिसीजन लिया था बजरंग दल पर बैन करने का, या तो वो डिसीजन, वो निर्णय सही था, या अभी आप जो कह रहे हैं कि बैन नहीं किया जाएगा, या तो ये सही डिसीजन या ये गलत है। कौन सा सही है? क्योंकि आपकी विचारधारा इसके हिसाब से, चुनाव के हिसाब से बदल रही है, राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से बदल रही है। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि एक बार आवाज ठीक करें। राज्यपाल जी, लेकिन एक चीज है, एक बात तो है कि हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, और इसमें काफी हद तक वो सफल भी हो जाती है। लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी की इस रणनीति को देखते हुए ये संकेत और संदेश देने की बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की है कि मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं। और इसी कड़ी में वो हनुमान जी की प्रतिमा का जिक्र करते हैं, हनुमान जी के सामने स्तुति का जिक्र करते हैं। बागेश्वर छिंदवाड़ा में जाते हैं तो बताते हैं कि सबसे बड़े बजरंग बली का अगर भक्त है तो हनुमान है। प्रदीप मिश्रा जाते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कमलनाथ जो है किस तरीके से हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, और उसको आगे रखते हुए आगे लेके जा रहे हैं। तो आपका ये जो तीर है, या आपका जो आगे वाली रणनीति है, इसको तो कमलनाथ ने भोंतरा कर दिया। मैं बहुत एक प्रसंग के साथ इस बात को थोड़ा सा डाइल्यूट करने का प्रयास करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। हनुमान जी महाराज का जो एक कथा आती है कि वो लंका जाते हैं और रावण का ही तेल, रावण का ही कपड़ा, रावण की ही बाती, रावण की लगाई हुई आग, और उससे हनुमान जी अपने बुद्धि कौशल से जो है लंका जला के खाक कर देते हैं। ये हनुमान भक्त बागेश्वर जी छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, क्या होगा कमलनाथ जी की लंका का, ये तो कमलनाथ जी जाने और आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चुनाव आने के समय पे छद में हिंदू वेश धरना और चुनावी हिंदू बनकर इस प्रकार से अपना कृत्य करना, ये जनता समझती है। जनता को समझ में आता है कि अभी तक तो वोट बैंक के रूप में तुष्टीकरण के तहत एक विशेष वोट बैंक को उपयोग करते रहे, हमको साइड करते रहे, बहुसंख्यकों के मान बिंदुओं के प्रहार करते रहे। दिग्विजय सिंह जी के एक एक बयान बहुसंख्यक वर्ग के हृदय को छलनी करने वाले बयान पिछले सालों में रहे। मैं आपको नाम सहित बता सकता हूं, भगवा आतंकवाद का शब्द किसने दिया था साध्वी प्रज्ञा सिंह के समय पे। अजमल कसाब को जब फांसी होने वाली थी, जब हिंदू आतंकवाद का शब्द कौन लेके आया था? ये जो हृदय के ऊपर तीर चलाए बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर कांग्रेस ने, ये हम भूले नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख बढ़ाने की बात कौन कहता है राम मंदिर के मुद्दे पे कि 2019 के पहले
पहले इस मामले पे सुनवाई नहीं होना चाहिए, यही कांग्रेस कहती है। और यही कांग्रेस राम सेतु में हलफनामा पेश करती है कि राम सेतु नाम का कोई ये काल्पनिक है। तो ये जो कांग्रेस का पुराना चरित्र और आज के चरित्र का जो अंतर है, ये जनता को समझ में आ रहा है और इसी वजह से कांग्रेस समझ रही है। बल्कि ये तो एक हमारे मालवा में कहावत है कि दही लेने गए तो दोनी भी चली गई वाली कहावत होगी कि ये जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, इनका जो वोट बैंक है वो भी इनके पास नहीं रहने वाला। क्यों नहीं रहने वाला? क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो बात कही, उसके तहत अगर प्रधानमंत्री आवास का भवन मिलता है तो वह फिर हिंदू को भी मिलता है, वो मुसलमान को भी मिलता है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का अगर इलाज होता है तो वह हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। तो हमने ये चरितार्थ किया है सरकार में रहते हुए गरीब कल्याण के तहत कि अगर इस देश के अंदर विकास की बात है तो सबको साथ में लेके सबके विकास और सबके विश्वास की बात कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। हमने किसी वर्ग को वोट बैंक के रूप में उपयोग नहीं किया। ये वोट बैंक के रूप में उपयोग करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग, मोदी जी ने जब सब वर्गों के लिए जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया, सबको संतुष्ट करने का काम किया, तो तुष्टीकरण के विरुद्ध हमारी संतुष्टीकरण की जो राजनीति है, संतुष्टीकरण की जो योजना है, संतुष्टीकरण का जो हमारा कार्य है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। दोनों हाथ से मतदाता आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करने का काम पेश करें। राजपाल जी का ये कहना है भले ही आप इस तरह की तस्वीरें पेश करें, लेकिन आप संतुष्टिकरण नहीं कर सकते, आप बावजूद इसके तुष्टिकरण करते हैं। और ये जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी पूजा पाठ, जितने भी प्रकांड पंडित दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी हैं। ये आरोप राजपाल जी का है। भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा ना, हमको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भगवान के नाम पर पैसा खा जाएं, उससे अधिक पापी कोई हो नहीं सकता। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है जो भगवान के नाम पर पैसा खा रहे हैं, ये भगवान के नाम पर अपनी कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं। और जहां तक इन्होंने करने की बात की, तो पूरे देश, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है। और इसमें 80% जो हिंदू है वो सर्वाधिक नुकसान में है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी की जो सर्वाधिक मार पड़ रही है, वो जिसको भारतीय जनता पार्टी खुश करने का प्रयास करने की बात करती है, वो हिंदू वर्ग ही है। मुसलमान भी उसका शिकार है, जो 20% मुसलमान है, जो 2% सिख है, वो भी उसका मारा हुआ है। तो महंगाई, बेरोजगारी पर से ध्यान हटाने के लिए ये तमाम तरीके के मुद्दे इसलिए लाते हैं चुनाव के समय में, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर इनको कुछ गिनाना न पड़े। क्योंकि भ्रष्टाचार के बाद सतपुड़ा भवन में आग लगा दी है इन्होंने, तो इनको साफ लग रहा है कि इनकी सरकार जा रही है। और सतपुड़ा भवन की आग कोई मामूली आग नहीं है, ये जो बड़ी मछली है वो अपने भ्रष्टाचारों को, अपने पापों को छिपाने के लिए उसने आग लगाई है। संतोष जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल, मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे है। आपको पता है कि 2018 में 15 साल की सरकार थी बीजेपी की, आप 2018 में वापस आए और कांग्रेस का अगर सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा था तो वो चुनावी एजेंडा ये था कि इस सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार आने पर हम सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप मुझे यह बता दीजिए कि इस 18 महीने की सरकार में आपने 18 साल की सरकार में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, भ्रष्टाचार को लेकर कितने लोगों को आपने जेल भेजा? अरे वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उसमें तत्कालीन जो गृह मंत्री के जो पीए थे वो फंसने वाले थे ई टेंडरिंग के मामले में, और उनके ऊपर शिकंजा कस चुका था। और जब सभी मामलों को लेकर आपको पता होगा हनी ट्रैप मामला आया था, तो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें फंसने वाले थे, उन सबने माफिया के पैसों से मिलकर हमारी सरकार इसलिए गिराई कि अगर वो थोड़े दिन भी हमारा केस चला देते हम तो निश्चित रूप से बड़े चेहरे बेनकाब होते और जो बड़ी मछलियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सलाखों के पीछे होते, हम व्यापम के नहीं। तो क्या मेरा सवाल वही है कि सिर्फ क्या ई टेंडरिंग ही घोटाला हुआ था, इसके अलावा और कोई घोटाला नहीं हुआ था? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने सामने रखी थी। मेरी बात सुनिए, आपका पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, किसी को एक दिन में उठा के सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उस प्रक्रिया से बिलबिलाई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी दुम पर हमने पैर रख दिया था, उसने माफियाओं के साथ मिलकर हमारी सरकार इसीलिए गिराई कि अगर हमारी सरकार 5 साल रहती तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे होता, जो मध्य प्रदेश की बर्बादी का जवाबदार था। राजपाल जी जवाब देखिए, इन्होंने एक आरोप लगाया था सिंहस्थ के समय में कि सिंहस्थ में भ्रष्टाचार हुआ। फिर इन्होंने सरकार बनती है उसकी जांच करी और उसके बाद में जयवर्धन सिंह और सज्जन वर्मा ने विधानसभा में ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सिंहस्थ में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार गबन नहीं हुआ और क्लीन चिट होने का काम हुआ।
तो ये चुनाव के समय में आरोप लगाना और सरकार में आके उन आरोपों पे से मुकर जाना, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को एक नहीं, कई सारे मामलों में मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है। आप 18 महीने सरकार में रहे और आप क्या कह रहे हैं कि सीडी आई थी और हनी टेप की सीडी है और पैसे से फिर जो है वो सीडी लिख नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार में उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था और वो साबित हुआ। भ्रष्टाचार इस बात का साबित हुआ कि रितुल पुरी इत्यादि जो कमलनाथ जी के नजदीकी लोग थे, उनके पास से 200 250 करोड़ रुपए जब्त होने का काम ईडी के द्वारा किया गया उस समय पे। वो दुनिया ने देखा, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बनाने का काम कांग्रेस ने किया, दलाली का अड्डा बनाने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में एक नया उद्योग स्थापित करने का काम कमलनाथ जी ने किया, उसका नाम था तबादला उद्योग, वो सबने देखा। तो जिस प्रकार से रेवेंजफुल बदले की भावना के साथ ये सरकार 18 महीने काम करती रही, वादा खिलाफी करती रही, किसानों की दुर्दशा करती रही, किसानों का ब्याज कर्जा माफ नहीं किया और इस प्रकार के तमाम वादा खिलाफी करने का काम जो कांग्रेस ने किया, उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी फूट की वजह से, खुद के अंदरूनी झगड़ों की वजह से कांग्रेस की चलती सरकार गिरने का काम हुआ। और गिराने का मुख्य किरदार अगर कोई है तो वो वही दिग्विजय सिंह जी है, जिन्होंने आज माता मंदिर चौराहे से ये बात कहने का काम किया है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश सही देश 82% हिंदू आबादी वाला है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की कहने की बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है ही सही। एक तरफ कमलनाथ जी ये बात कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी इस्तीफा मांगते हैं, अर्थात कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा चल रहा है दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ, वो आज जो है सतह पर आने का काम हुआ है। दोनों के बयानों को अगर आप देखेंगे, दिखाएंगे तो प्रदेश की जनता को भी समझ में आएगा कि कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं और उस बात के ऊपर दिग्विजय सिंह जी इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह जी दोहरे मापदंड के साथ बात कर रहे हैं, कांग्रेस के दोहरे चरित्र के साथ में मध्य प्रदेश। राजपाल जी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस दो तरह की बात कर रही है, दो तरह की बातें नहीं चलेगी, डबल स्टैंडर्ड की बात मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। संतोष भाई, मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसलिए बौखला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैं बौखला नहीं रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, सुन लीजिए राजपाल जी, सुन लीजिए प्लीज। नहीं बौखला नहीं रहा हूं भाई, मेरे मित्र गलत बोल रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं, बात कर रहा हूं। सुन लीजिए राजपाल जी, जो 50% कमीशन की जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उसकी पोल पूरे मध्य प्रदेश के सामने आ गई है पूरा। अरे सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए। वो पत्र तो फर्जी सुन लीजिए, कोई फर्जी नहीं है पत्र, कोई फर्जी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना, इनके घोटालों की जब पोल खुलेगी तो इस प्रकार की नकली एफआईआर लगा देंगे। वो पत्र फर्जी तो तब होगा जब जांच में सिद्ध होगा। फर्जी कैसे हो गया? अभी केवल एफआईआर हो रही है, अभी आप फैसला नहीं सुना इस प्रकार से कि पत्र फर्जी है। मध्य प्रदेश के घोटालों को जो बाहर लाएगा उस पर एफआईआर कराएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। अपराधी है, इनपे भ्रष्टाचारी सरकार हर काम में 50% कमीशन ले रही है, ये मेरा आरोप है। कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि जितनी गर्मागर्म बहस यहां पर हो रही है इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव उससे भी ज्यादा गर्म होने वाला है और परिणाम बहुत रोचक आएंगे। परिणाम क्या आते हैं इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत रोचक परिणाम आएंगे और हर किसी की, पूरे देश की नजर इस वक्त मध्य प्रदेश में होगी, खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी आपका, शुक्रिया हम करेंगे राजपाल जी आपका जो हमारी इस पर चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।